नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास आपकी करंट अफेयर्स पर आधारित होने वाली है और करंट अफेयर्स के बहुत सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज आप देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका निरंतरता के साथ अपने सिलेबस पर टिके रहना। सिलेबस में आपकी करंट अफेयर्स भी होता है, तो करंट अफेयर्स की क्लास भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी अन्य सब्जेक्ट की। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लोअर पीसीएस पर ऑफर चल रहा है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर अपने एग्जाम का नाम लिखना होगा और हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और जो पहला प्रश्न है आपका वो है, जून 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन सही है आपका, वो है बी, वाइस एडमिरल अजय कोच्छर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है और वायुसेना प्रमुख सीएस एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल अजय कोच्छर है। अगला प्रश्न है आपका कि डीके शिव कुमार किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। 2023 में जब कांग्रेस की जीत हुई थी तब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर सुमनाम खेमचंद सिंह हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसफ विजय हैं और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हैं और ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम भी हैं। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2026 रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, चौथा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2026, भारत ने स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में विश्व स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत वर्ष 2025 में 8वें स्थान से बढ़कर 2026 में 5वें स्थान पर पहुंचा है। एआई प्रदर्शन में भारत से आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सिंगापुर है। यह रिपोर्ट ICRIER प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली पर स्काई कास्ट सिस्टम स्थापित करके दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, 19वां। भारत नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई सुरक्षा पर स्काई कास्ट सिस्टम स्थापित करने वाला विश्व का 19वां देश बन गया है। स्काई कास्ट को आमतौर पर एक ऐसी तकनीकी प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है जो वातावरण, मौसम या किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और उसे उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने का काम करती है। अगला प्रश्न जो है आपका वो पूछ रहा है कि भारत के हज मिशन को लबायतुम अवार्ड से किस देश ने सम्मानित किया है। और ये सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने। भारतीय हज मिशन सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को सहायता, शहरी सुविधा, चिकित्सा आश्रम और आवास प्रदान करने वाला आधिकारिक सरकारी निकाय है। भारतीय हज मिशन को यह सम्मान हज यात्रियों के लिए उत्कृष्ट सेवाएं, कुशल तीर्थयात्रा प्रबंधन और प्रभावशाली संचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सागरमाला वित्त निगम भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ये किससे संबंधित है। तो ये समुद्र और ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट से संबंधित है। सागरमाला वित्त निगम द्वारा जारी किया जाने वाला भारत का पहला ब्लू बॉन्ड समुद्री और तटीय सुपरमार्केट के विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है। इस बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य समुद्र हितैषी मंडल, तटीय रसद गलियारों, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और उद्योग ब्लू इकोनॉमी को वित्त पोषित करने के लिए धन विकास करना है।
अगला प्रश्न है आपका कि 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार भारत के किस शहर को मिला है? तो ये मिला है भुवनेश्वर को। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है। इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन स्थल कलिंगा स्टेडियम होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत हासिल की है। बैडमिंटन खेल में इस प्रतिष्ठित सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष मित्र का खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय जोड़ी है। यह टूर्नामेंट पहली बार 1929 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी पार्श्व गायन से। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे हिंदी एवं मराठी फिल्म उद्योग की जानी मानी पार्श्व गायिका थी। उन्हें वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके प्रसिद्ध गीतों में शामिल है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तुम्ही से, मेरे महबूब ना जा, बहना ना भाई की कलाई में। तो ये जो गीत हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वैसे यूपीटर पॉलिसी तो नहीं पूछता है, लेकिन एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर छठी बार खिताब जीता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत ने एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मड़गांव गोवा में खेला गया। यह 8वां संस्करण है। भारतीय महिला टीम ने पूरे 7 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से एसएएफएफ इसे सैफ चैंपियनशिप का खिताब वापस जीता है। तो एसएएफएफ को सैफ भी कहते हैं। भारत ने इससे पहले पिछले 2 टूर्नामेंट साल 2022 और 2024 नहीं जीते थे, लेकिन इस बार शानदार वापसी की है। अगला प्रश्न है आपका कि देश का पहली शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित किया जाने वाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है पुडुचेरी में। एसईजेड किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायः शुल्क मुक्त राजकोषीय रियासत होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं। एसईजेड की स्थापना का कार्य वर्ष 2000 से 2006 तक विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में चालू था। यह एक आईटीईएस एसईजेड है जिसे ओल्गा रेट नगर पालिका द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मेघालय। भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक तौर पर मेघालय को मेजबानी के अधिकार सौंपे हैं। यह खेल फरवरी-मार्च 2027 की अवधि के दौरान आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि एशिया क्षेत्र का पुरस्कार द अर्थ प्राइज 2026 किसी भारतीय टीम ने जीता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन DLL। द अर्थ प्राइज 2026 एशिया क्षेत्र का पुरस्कार भारत के 3 किशोर छात्रों की टीम ने जीता है। प्लास्टिक नाम का एक अनोखा आविष्कार तैयार किया है। 16 साल में किशोर छात्रों ने पानी से खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक्स फिल्टर करने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर विकसित किया है। ये पाउडर पानी में मौजूद प्लास्टिक के सूक्ष्मदर्शी को अपने ओर खींचकर उन्हें आसानी से अलग कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार ने सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्ति हुई है लोखंडे प्रशांत सीताराम की। उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है। सीबीएसई का पूर्ण नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा डीजल में किस जैव ईंधन को मिलाने की संभावित नीति की घोषणा की है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन आइसोब्यूटेनॉल। भारत सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल नामक जैव ईंधन को मिलाने की संभावित नीति पर काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार प्रदूषण कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीजल में आइसोब्यूटेनॉल
के मिश्रण को अनिवार्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है जिसने अपने परिसर में अत्याधुनिक इंडिया एआई डेटा लैब की स्थापना की है। इस लैब का उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण व शोध के अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला मॉडल वाटर विलेज किस गांव को बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला मॉडल वाटर विलेज किसे बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चुमार को। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित चुमार गांव को देश का पहला मॉडल वाटर विलेज घोषित किया गया है। चुमार भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब स्थित एक सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सीमावर्ती गांव है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत के यूपीआई ने किस देश की एसीएलईडा बैंक के साथ साझेदारी की है? तो एसीएलईडा बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ये बैंक है कंबोडिया की। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कंबोडिया के अग्रणी बैंक एसीएलईडा बैंक के साथ सीमा पार डिजिटल भुगतान हेतु ऐतिहासिक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत भारतीय पर्यटक कंबोडिया में यूपीआई और क्यूआर कोड के जरिए सीधे भारतीय रुपयों में भुगतान कर सकेंगे। कंबोडिया भारतीय यूपीआई प्रणाली को अपनाने और लागू करने वाला दुनिया का 9वां देश बन गया है। अगला प्रश्न है आपका कि की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत के किस शहर में कैंपस खोलने की अनुमति मिली है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, बेंगलुरु। यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने हेतु आधिकारिक लेटर ऑफ अप्रूवल प्राप्त हुआ है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में कैंपस खोलने वाले शुरुआती प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को मैनेज करने के लिए भारत का पहला हॉक यानी कि हॉस्पिस एक्टिविटी वॉच कर्नल डिजिटल सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल ने। केरल वन विभाग द्वारा हॉक नामक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वन्य जीव, जो यहाँ पर हॉस्पाइस लिख गया है ये गलत है, ये इसका फुल फॉर्म हॉस्टाइल है, ठीक है। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल नामक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है केरल वन विभाग द्वारा। वन्य जीव अपराध के मामलों के प्रबंधन के लिए भारत का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे न्यायपालिका, जिला अदालतें भी सीधे जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में लॉन्च द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शुभांशु शुक्ला। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने द सेकंड ऑर्बिट नामक अपनी पहली पुस्तक लिखी है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी यानी कि ग्रुप कैप्टन बने हैं। उनके इस अदम्य साहस और देश के प्रति योगदान के लिए 26 जनवरी 2026 को उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य या यूटी कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अब इसमें शामिल हैं। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची, झारखंड से की गई थी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बताइएगा, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह देश है भारत। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। इस प्रतियोगिता में 79 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। कुल पदक की बात करें तो भारत ने 102 जीते हैं। जापान और अर्जेंटीना दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी 127वां। 127वां इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जून 2026 में जारी की गई नवीनतम ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में भारत को 163 देशों की सूची में 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का कुल स्कोर 2.409 रहा है। भूटान 16वें, श्रीलंका 67वां, नेपाल 111वां और बांग्लादेश 117वां, पाकिस्तान 152वें और अफगानिस्तान 197वें स्थान पर रहा है। तो 157 स्थान किसका रहा है? अफगानिस्तान का। टॉप 3 में आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड और रूस का 163वां स्थान है सबसे अंतिम। आइसलैंड के सामने जो 19वें लिखा है तो यहां पर एक लाइन मिसिंग है। आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में तजाकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी कीर्तिवर्धन सिंह। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने तजाकिस्तान में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किया है, प्रतिनिधिमंडल का। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में होती है। मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। सदस्य देशों में भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने हैं। वर्ष 2024 में बेलारूस इसका नवीनतम 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तजाकिस्तान भी इसका सदस्य है। राजधानी दुशांबे और मुद्रा तजाकिस्तानी सोमानी है। ठीक है, सोमोनी है, ये इसकी मुद्रा है किसकी? तजाकिस्तान की। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2026 में भारत सरकार ने आरबीआई और एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो यहां पर नामित किया है संजय लोहिया को। केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के सचिव संजय लोहिया को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक दोनों के केंद्रीय बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया है। संजय लोहिया ने पूर्व सचिव नागराजू मद्धिराला का स्थान लिया है, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो यह बना है सर्वम एआई। बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप सर्वम एआई ने जून 2026 में 234 मिलियन, लगभग 2210 करोड़ का निवेश हासिल कर आधिकारिक तौर पर भारत के 130वें यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का कुल मूल्यांकन बढ़कर 1.5 बिलियन यानी कि 1.5 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इस बड़े निवेश का नेतृत्व भारत की प्रमुख तकनीकी दिग्गज कंपनी HCL टेक ने किया है, जिसने अकेले 150 मिलियन का निवेश किया है। संस्थापक की बात करें तो सर्वम एआई की स्थापना वर्ष 2023 में प्रत्यूष कुमार और विवेक राघवन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी 2025 पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में ग्लोबल टॉप 20 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो यह बनी है जियो प्लेटफॉर्म्स। रिलायंस की तकनीकी शाखा जियो प्लेटफॉर्म्स ने 320 स्थानों की विशाल छलांग लगाकर वैश्विक स्तर पर 20वां स्थान हासिल किया है। वह इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है। जियो ने नवीनतम रैंकिंग अवधि में कुल 1058 पीसीटी आवेदन प्रकाशित किए हैं। ये पेटेंट मुख्य रूप से 5G, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जैनेंद्र के जैन। प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन भौतिकी के क्षेत्र में यह सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। उन्हें यह पुरस्कार कंपोजिट फर्मियंस की क्रांतिकारी खोज के लिए दिया गया है, जिसने क्वांटम भौतिकी की समझ को बदल दिया है। वुल्फ पुरस्कार को विज्ञान की दुनिया में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ये पुरस्कार उन्हें यरूशलेम, इजराइल में आयोजित एक विशेष समारोह में वहां के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। प्रोफेसर जैनेंद्र जैन का जन्म भारत के राजस्थान राज्य में हुआ था।
अगला प्रश्न है आपका, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सा संस्थान शीर्ष भारतीय संस्थान रहा है? तो ये रहा है आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली को 118वीं रैंक हासिल हुई है। आईआईटी दिल्ली 118वीं और आईआईटी बॉम्बे 134वीं और आईआईटी मद्रास 170वीं। तो इस वर्ष पहली बार भारत के 3 संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है। अगला प्रश्न है आपका कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। एफएटीएफ के बारे में, यह एक अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर पेरिस में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना है। एफएटीएफ का सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सेशल्स। पीएम मोदी को यह पुरस्कार सेशल्स और भारत के बीच समुद्री सुरक्षा और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन है। राजधानी और मुद्रा विक्टोरिया और सेशलाइस रुपया। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में भारत के 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एथन वाज। 96वें ग्रैंड मास्टर एथन वाज गोवा के, 97वें में जो है वो हर्षवर्धन जीबी हैं तमिलनाडु के और 95वें ग्रैंड मास्टर अरण्यक घोष हैं पश्चिम बंगाल के। टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रेटिंग 2026 में जेंडर इक्वलिटी में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। शीर्ष स्थान मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने लैंगिक समानता श्रेणी में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान पाया है। रैंकिंग जारी करता टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट रेटिंग्स 2026। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पहली बार इंडिगो के किस जेट विमान को उदयपुर में सफल लैंडिंग कराई है? तो यह है आपका एयरवेस A320। इंडिगो के एयरवेस A320 विमान ने ग्राउंड रेडियो की मदद के बिना केवल स्वदेशी गगन सिस्टम से उदयपुर में सफल लैंडिंग की है। गगन का पूरा नाम जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में। देश के आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए हर साल 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में किस राज्य में भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो कि मुंबई का तीसरा एविएशन हब होगा? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्र तट के पास कृत्रिम द्वीप तैरते प्लेटफॉर्म पर आधारित हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोरे बीच के पास विकसित किया जाएगा। यह हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र का तीसरा प्रमुख विमानन केंद्र होगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भार को कम करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और जापान के बीच 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है आपका जयपुर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन 1 से 2 जुलाई 2026 तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ है। विषय इसका था विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल शासन। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में भारत के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू।
उन्होंने 4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर T20I की शुरुआत की है। डेब्यू के समय उनकी उम्र 15 साल 99 दिन थी, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर 16 साल 205 दिन पर डेब्यू किया था। जन्म स्थान इनका समस्तीपुर बिहार में हुआ है। IPL 2026 में भी इन्होंने ऑरेंज कैप और MVP का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2312 करोड़ में IBB पेट्रोलियो में 7% हिस्सेदारी हासिल की है। यह तेल और गैस कंपनी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपकी ब्राजील में। IBB पेट्रोलियो ब्राजील में स्थित एक तेल और गैस कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी के माध्यम से इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7% कर ली है। अगला प्रश्न है आपका कि जुलाई 2026 में डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया। उनका संबंध किस लोक कला शैली से था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पंडवानी। डॉक्टर तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कला शैली पंडवानी से था। पंडवानी महाभारत की कथाओं पर आधारित एक संगीतमय लोक गायन शैली है, जिसमें वे वाद्य यंत्र जैसे तंबूरा बजाते हुए कथाओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत करती थी। पंडवानी को विश्व मंच पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने पर डॉक्टर तीजन बाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अद्भुत कला के माध्यम से उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री 1988, पद्म भूषण 2003 और पद्म विभूषण 2019 जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा था। अगला प्रश्न है आपका कि इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। उन्होंने जाकर्ता में संसद के संयुक्त सत्र को 7 जुलाई 2026 को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है आपका कि टाइम आउट की वर्ष 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत के किस शहर को छठा स्थान मिला है? तो यह है आपका जयपुर। टाइम आउट द्वारा जारी वर्ष 2026 की दुनिया की सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत के जयपुर को छठा स्थान मिला है। इसमें बाथ पहले स्थान पर है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, फिर पनामा सिटी है, फिर ग्वाडलजारा है, फिर मेडलिन है और फिर क्राकोव है, फिर आपका जयपुर है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। यह दिवस भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। विकसित भारत, युवाओं की भूमिका और संकल्प से सिद्धि इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अश्वथ एस। तमिलनाडु के 17 वर्षीय अश्वथ एस भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने 8 जुलाई 2026 को यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। जुलाई 2026 में चर्चा में रहे भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को किस अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए रवाना किया गया है? तो इन्हें भेजा गया है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। डॉक्टर अनिल मेनन अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और फ्लाइट सर्जन रहे हैं और उन्होंने 2021 में नासा के अंतरिक्ष यात्री वर्ग में चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन, ऊंचाई वाले चिकित्सा क्षेत्र के लिए भारत के पहले अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर है आपका सी, हिमाचल प्रदेश। संस्थान का नाम है। इस केंद्र की स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा की जा रही है। यह केंद्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के केलांग में समुद्र तल से लगभग 3080 मीटर, लगभग 10,105 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया जा रहा है। अत्यधिक ऊंचाई और बर्फीले क्षेत्रों में कम ऑक्सीजन से होने वाले रोगों पर शोध करना और उनके आधुनिक उपचार विकसित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कामराजार बंदरगाह। महत्वपूर्ण उपलब्धि, कामराजार बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु ने अपने बेसिन और अप्रोच चैनल को 18 मीटर गहरा करके कैपसाइज विशाल जहाजों को संभालने की क्षमता प्राप्त की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा प्रमुख सरकारी बंदरगाह बन गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है।
ये पुस्तक सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश के कानूनी योगदान पर आधारित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवई। पुस्तक का परिचय, द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के ऐतिहासिक निर्णयों, न्यायिक सिद्धांतों और भाषणों का महत्वपूर्ण संकलन है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के गणमान्य अतिथियों और उपराष्ट्रपति द्वारा एक भव्य समारोह में किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मेजबानी में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां प्रारंभ हुई? तो यह बैठक आपकी हैदराबाद में हुई है। आयोजन 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रालयों की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक 15 से 16 जुलाई 2026 को हैदराबाद में सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। इसका मुख्य विषय बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रहा है। सदस्य देशों ने अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के सामाजिक सुरक्षा दायरे, गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण और आधुनिक कार्यस्थल सुरक्षा पर सहमति व्यक्त की है। तो ये आपके 51 प्रश्न रहे आज के करंट अफेयर्स के। बचे हुए 49 प्रश्न भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आज के इस सेशन में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मेहनत करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले एक आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो और दे दूं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए आपका। और निरंतर प्रयास करते रहिए। समय आज मेरे पास कम था, मैं व्यस्त था, तो कोशिश की है कि आपको एक छोटा सा वीडियो ही दे दिया जाए, बजाय इसके कि आपको कोई वीडियो ना मिले। तो मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर रही बात पीडीएफ की, तो आपको ये पूरे 100 प्रश्नों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लोअर पीसेस में तो ऑफर भी चल रहा है। तो ये 100 प्रश्नों की पीडीएफ मैं कल सुबह तक या आज ही रात में उपलब्ध करवा दूंगा लोअर पीसेस पीटी बैच में, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।